ये है, ठीक है। अब वो कैसे क्या फाइंड कर देंगे, वो बहुत बड़े खेल लेंगे। मतलब एक सवाल मैं करूंगा, अगला तुम करना, आंसर पक्का पक्का बन जाएगा निश्चित रूप से। खैर, सबसे पहले काम की चीज, हमें 20 ग्राम अब क्या निकालना है, मतलब 20 ग्राम कैल्शियम को जमा करने के लिए कितनी बिजली चाहिए, ये सवाल है। तो बहुत कठिन सवाल नहीं है, ध्यान से समझना। सबसे पहला काम, जो तुम्हें कंपाउंड दे उस कंपाउंड को तोड़ो। CaCl2 में इस पे 2 कब आया होगा, जब कैल्शियम ने 2 दिया होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो कैल्शियम के अगर चार्ज को तोड़ेंगे तो कैल्शियम पे कितना चार्ज है, +2। इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, क्या बन जाता है ये, Ca कैल्शियम। तो काम की बात ये कि मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, जरा बताना, तो मैं किसी को कैल्शियम का वजन याद है 40, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 40 ग्राम कैल्शियम के लिए 2F यानी कि 96500 कूलम चार्ज चाहिए। तो जरा बताओ 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए, मतलब 40 ग्राम के लिए 2F चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए, ये सवाल है। निकाल दो, क्रॉस करके निकाल लो, भले तुम आंसर देख के आ गए लेकिन क्रॉस करके निकाल लो। इस सवाल को वापस देखना है, ये सवाल बस ऐसे कि एक बार में सामने से अगर रिप्रेजेंट कर दिए गए तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, वरना नहीं। और ये पेपर में आने वाले सवाल है, सिंपल, इनको 3 नंबर में डाल देते हैं। सोचो सीधी फोकट के हैं। 40 ग्राम के लिए अगर 2F चाहिए, 2 कैसे पता चला मुझे, इलेक्ट्रॉन से, तो इसके लिए कितना चाहिए वो तुम लोगों को हिसाब लगाना, दैट्स इट। अगले सवाल का जवाब देना। आ गया इसका एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1F का मतलब 96500 कूलम। अब इस चीज को दोबारा सुनो, अपने पास में 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना, वो सब मैं बाद में देखूंगा, तुमसे पूछता हूँ। पहले Al2O3 को तोड़ो, इस पे 3 क्यों आया होगा, मतलब एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3। जब उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा वो, Al। किसी को एल्यूमिनियम का मास याद है, एटॉमिक नंबर 13 होता है, उसका मास कितना है, क्योंकि अगर तुम वो याद नहीं है ना, अगलों में थोड़ी थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, वो बता दूंगा। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, 27। सुनो 27। अब मैं सवाल वापस कहता हूँ, यहाँ पे कितना है, 3, यानी 27 ग्राम के लिए चाहिए 3F, 27 ग्राम के लिए 3F चाहिए। तो सवाल ये कि बताओ 40 ग्राम के लिए कितने F चाहिए, X। वापस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एक सवाल समझाने का है, दूसरा सवाल कराने का है, और तीसरी बात है कि दोबारा करना, तब पता चलेगा कि सवाल में कुछ नहीं है यार। सीधी सीधी बात है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए 3F चाहिए, तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए, सेम वही प्रोसेस रिपीट की गई दोनों जगहों पे। और ये 3 मार्क्स में अपलोड किए जाने वाले सवाल हैं, ये 3 नंबर में डाले जाते हैं। ये पॉइंटों में आएगा आंसर, ऑब्वियसली पॉइंटों में निकालो। चार पॉइंट 4 F, ठीक है। अच्छा, वापस से क्रॉस अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 27 इंटू में x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई में 3, यानी x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 27, 3 से कटेगा ये 9 और 9 40, 4.44 F। खत्म किया, ठीक। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट को देखो, मतलब यहाँ से तुम्हें F मिल जाएगा, यहाँ से तुम्हें ग्राम पता ही होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट्स इट। तो बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और हाँ, मतलब ये ज्यादा शौकीन बात है कि ये 3 नंबर में आते हैं। खैर, अगले चलते सुनो वापस से। क्वेश्चन तो शायद वही है, कुछ बड़ी चीज नहीं है उसके अंदर, अगर तुम ध्यान से देख लो तो। वन मोल ऑफ H2O से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, लगभग सेम टू सेम सवाल है। और 1 मोल FeO से Fe2O3 जाने के लिए कितना चाहिए, ये सवाल है। डिट्टो वही है। अगर तुम क्वेश्चंस को थोड़ा दिमाग से समझते हो तो तुम्हें बात समझ में आएगी कि तेरा एक बार समझे, FeO ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2।
तो पक्की बात है यहाँ पे आयरन की वैलेंसी भी क्या होगी +2, तभी तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया होगा Fe2O2, जिससे कि हमारे पास ओनली FeO बचा होगा। अच्छा वापस से इधर सोचेंगे, अपने पास में दूसरा लिखा है Fe2O3, तो Fe2O3 का मतलब यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज रहा होगा, पक्का +3, ऑक्सीजन पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा तो Fe2O3 बना होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आयरन कितनी स्टेट में +2 में, और यहाँ पे आयरन कितनी स्टेट में +3 में। और मेरा तुमसे सवाल बस इतना सा है कि अगर तुम ध्यान से सोचते हो कि 2 से 3 हुआ तो कब हुआ होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन का, मतलब मैं इसको कैसे बैलेंस करूं तुमसे ये पूछ रहा हूं। Fe+2 और यहाँ पे Fe+3 है। अब मेरा सवाल तुमसे कि मैं यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन करूं कि यहाँ पे +1 करूं, ये प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन को इस साइड जोड़ना चाहिए कि इस साइड जोड़ना चाहिए, मतलब LHS के RHS में। उसका रीजन ये कि अगर तुमने यहाँ पे एक माइनस जोड़ दिया तो 2 और -1 1 बचेगा, और जब तुम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो एक +3 और ये -1, तो फिर खत्म हुआ। मतलब ये वाला प्रश्न अगर तुम ध्यान से सोचते हो तो तुम खुद सोचो कि जैसे हम लोगों ने अभी तक पिछला किया, सेम वैसे चार्ज है, कितना चार्ज चाहिए +2 से +3 पहुंचाने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1F, 1 फेराडे चाहिए, ओनली 1 फेराडे, उससे आंसर निकल के आ जाता है। मतलब इसमें बस जैसे पहले बार में इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज को देखा +2 +3, वैसे करके इसमें इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज को देख रहे हैं। मतलब ये वाली थोड़ी सी अजीब घटना है, रोक देता हूं मैं इसको, थोड़ा घुमा के बाद में लेके आएंगे। 15 पढ़े आराम से, 15 को पहले रीड करो चैन पूर्वक एकदम शांति से, उसके बाद समझना। मैं 15 करूं मिटा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें 16 करने को बोल सकता हूँ, हल्का फुल्का करना कोई बात नहीं। 15 में अपने पास में लिखा है NiNO3 का होल ट्वाइस, इसको तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, Ni +2 की स्टेट में, और NO3 पे कितना होता है -1, यानी कि अपने पास में निकेल के ऊपर पॉजिटिव के 2 चार्ज है। और अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बन जाएगा, ओनली Ni बना रह जाएगा। सीधी सीधी बात ये कि अगर तुम्हें यहाँ पे प्लस दिखता है तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे जोड़ो, निकेल के ऊपर पॉजिटिव का 2 चार्ज है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा देख के बता दो, ये भी हटा दो। चलो बस यहाँ इतना देख लें, निकेल के ऊपर प्लस का 2 चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, 2 का। मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए और वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, निकेल में। ये बेसिक सी बात है, इससे मुझे तुम्हें कुछ समझाना नहीं है, मुझे कुछ और बताना है। हमने NiNO3 को इलेक्ट्रोलाइज किया, कौन सी रॉड लगी हुई है, प्लेटिनम रॉड, ठीक है। कितना करंट दिया उसको, 5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 20 मिनट के लिए। क्या पूछता है वो, मास। मास बताने के लिए हमें किसी आदमी ने नियम दिया था, आदमी का नाम बता दो। आदमी ने नियम दिया है, इसलिए रिवीजन करने को मैं तुमसे कह रहा हूं। एक आदमी था जिसने नियम दिया था जितना करंट जाएगा उतना ही मास डिपॉजिट होगा, फेराडे। उसका पहला नियम जो था उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी था, M = ZI T। चेक कर ले, लिखा होगा तुम्हारी कॉपियों में। बस ये चीज तो याददाश्त की बात है, मुझे ठीक उसी दिन से याद है जिस टाइप से मैंने तुम्हें पढ़ाया, बिल्कुल शार्प मेमोरी में याद है। तुम्हें याद करना पड़ेगा, तुम्हें उस मेमोरी से याद नहीं है, उस बात को समझो बस। अच्छा, M में इसमें Z को थोड़ी रोकते हैं जरा, I यानी कि क्या चीज है, करंट। और कितना करंट दिया इसमें पहले से, 5 एम्पीयर लगा दिया, और इसमें टाइम कितना है, 20 मिनट। मिनट नहीं चाहिए, सब सेकंड में चलने दो। 1 मिनट में 60, 20 मिनट में 1200 सेकंड। और ठीक है, Z पे आ जाता हूँ इस वक्त। अब Z का फॉर्मूला उसमें देखना कुछ लिखाया होगा, Z देखो देखो मिलेगा, Z का कुछ तो लिखा है, देखो ऐसे देखना चाहिए, है देखने से याद होती है चीजें। फेराडे के नियम में Z लिख, इक्विवेलेंट मास अपॉन में F यानी 96500। मैं तुम्हें बात बताता हूँ, Z में एक और देखो, इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका वो भी ढूंढे। ये सादा का सादा खेल मेमोरी का है बस। मतलब अगर तुम्हें ये वाला सवाल आ गया ना, अगला भी सीधे टोटली कनेक्ट है, बिल्कुल डिट्टो, इसी में फोकस करो। इसका है मोलर मास अपॉन में x यानी कि भाई एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब तुम्हें क्या करना है वो समझो। सब मुझे 5 मिल चुका है, 1200 मिल चुका है, बाकी सभी चीजों के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे एक करके वैल्यू डलवानी है।
Z होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन में F की वैल्यू बोल दो 96500। उसके बाद में इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास अपॉन में X। जरा बताओगे यहाँ पे X की वैल्यू क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 गए हैं तो 2x की वैल्यू। तो अच्छा निकेल का मोलर मास किसी को याद है, नहीं होगा ऑब्वियसली, तुम लोगों ने 20 तक ही पढ़े, उससे आगे याद नहीं है। और क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक जब चैप्टर आता है तब याद होते हैं, तो तुम्हें नहीं पता, इसलिए बताता हूँ। निकेल का जो अप्रोक्सीमेट मास होता है वो 58.7 या फिर 59 मान सकते हैं हम लोग, 58 ही लिख देता हूँ, कुछ खास बिगड़ेगा नहीं मेरा इससे। बात ये है, तो मोलर मास 58 अपॉन में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो कटपिटी कितना निकल के आ जाएगा, ये 29, तो ये 29 आ गया। अब तुम्हें Z निकालने के लिए जैसा कि अभी बताया कि इक्विवेलेंट मास अपॉन में F रखना होता है, इनटू में करंट, इनटू में 1200। और हम लोग आगे बढ़े तो इक्विवेलेंट मास हमने अभी निकाला, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर यानी कि 29 और अपॉन में F की जगह पे 96500 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1200, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, बस ये सीधे सीधे सॉल्व करना है। 29 इंटू में 12 पंजे 60 अपॉन में 965। मुझे इसको कैलकुलेट करने दो हैं ग्राम में, हालांकि इतना बड़ा कोई मल्टीप्लाई है नहीं, मैं बिना उसके कर लूं। मुझे इक्वल्स टू में जी दो, 9 6 54 4 5 12 17 अपॉन में 965। अब भी तो काटना पड़ेगा, कितना ये 1740 डिवाइडेड बाय 965, आंसर इज 1.8 ग्राम। इसका जो आंसर निकलेगा 1.8 ग्राम निकल के आया। मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी इस पूरे सवाल में जो तुम्हें समझाने का प्रयास है वो ये कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। अब मैं तुम्हें इक्विवेलेंट मास निकलवाऊंगा भी लगातार 2-3 बार, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को तुम हल्का फुल्का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट डी वाला फॉर्मूला लिखो, ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये नहीं है, ये तो बस ऐसी बताने वाली बात थी। और इस पूरी बताने वाली बात में एक काम की बात, सब Z निकलता है इक्विवेलेंट मास अपॉन में F से, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। और तुम्हें मोलर मास याद नहीं है ये तुम मान लो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, जब तुम चैप्टर से एक कदम पीछे चल रहे हो तो कोई बात नहीं है, इसको 58 लगा के चलेंगे। निकल का और भी होते हैं जिनके का भी ये 56 57 58, इन सबके इतने आसपास नहीं है। क्वेश्चन नंबर, मतलब पहले तो उसको ध्यान से देख लें शांतिपूर्वक, है ना। तुम सब पे बुक है कि नहीं केमिस्ट्री की, ज्यादा अभी फिलहाल मतलब आवश्यकता है मुझे 17वें सवाल में इस वजह से लगातार मैं पन्ना पलट के दोबारा दिखाऊं, उसमें समय की बर्बादी होती इस वजह से, कुछ खास नहीं अभी नहीं। पहली बात तो ये कि तुम मुझे जरा ये इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाओ, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर निकालो। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, और वैलेंसी वेक्टर 2 बस, हाँ डिवाइड खेल खत्म। बता रहा हूँ इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका, मोलर मास कितना 16 और वैलेंसी वेक्टर 2 से काटेंगे तो आंसर 8, इसका इक्विवेलेंट मास निकला। वापस से इक्विवेलेंट मास निकालो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम निकालें। ये जो 9वीं क्लास में चिल्ला चिल्ला के मार मार के याद करवाते हैं ना, 1 से लेके 20 तक गिनती मास,
उसका कोई बहुत बढ़िया रीजन है, उन बालकों को समझ में नहीं आता, उन्हें पता नहीं होती, इसलिए उनकी पिटाई लगनी चाहिए। याद कर। बताओ। 9। एलिमेंट का मास कितना है और इसका वैलेंसी वेक्टर 3, तो 3 से जब काटेंगे तो इसका 9 निकल के आया। दैट्स इट। एक छोटी सी कहानी। अब इस बात को थोड़ा आगे पहुंचाने से पहले मैं तुम्हें दोबारा कहता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 ही देखो, समझते हैं। जरा वापस से सोचना, आराम से सोचना कि जैसे मैंने इस वाले सवाल में लिखा तुम लोगों से कैल्शियम +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू में कैल्शियम यानी कि 2F। अगर यहाँ पे 2 आया तो 2F मतलब है, अगर 3 आएगा तो 3F होता है चार्ज निकालने का तरीका। वही सेम काम तुम लोगों को इस जगह पे रिपीट करना है, इस वाले में रिपीट करना है 14 में। तुम्हें बस इसमें ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ। उसके लिए मैंने सबसे पहले तुम्हें ये समझाया कि यहाँ पे Fe कितनी स्टेट में है, इस वाले में कितनी स्टेट में है, +2 में, और यहाँ पे Fe कितनी स्टेट में, +3 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज भी कितना हो जाएगा निकल के 1F यानी कि 96500 कूलम। खत्म। इस वाले में चेक करेंगे H2O है, उसको तोड़ते हैं हम लोग तो गैस टूटता है वो H2 + O2। इसको बैलेंस करना आता है, बैलेंस कैसे करेंगे बताओ। मत तुम मुझसे यहाँ 2 लगवाओगे और यहाँ 2 लगवाओगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। पर एक्चुअली में बेसिक केमिस्ट्री इसको ऐसे बैलेंस नहीं कर सकती। मतलब हमारे पास 3 एलिमेंट है, हम 2 जगह नंबर लगा के बैलेंस करते हैं, इससे बढ़िया तो एक जगह लगा के बैलेंस कर लो। इस बात का मतलब ये है कि H2O को H2 रहने दो, H2 रहने दो, यहाँ पे लगा दो ½ O2। ये भी सही तरीका है, एक जगह नंबर हो तो ज्यादा अच्छा इस कंपेयर टू 2 के। कुल मिला के इसे भी छोड़ देते हैं। मैं तुमसे बस इतना पूछता हूँ, जरा ध्यान से सोच समझ के बताओ, ऑक्सीजन का वैलेंसी वेक्टर कितना होता है, -2। यहाँ पे कितना है, O2 पे कितना है, 0। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है, साफ बात ये 2। तो अगर वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो 1F है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है तो कितना है, 2F। और 2F यानी कि आंसर कितना होगा, 2 × 2 में 96500 कूलम। खत्म दोनों सवाल। 14 में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, मतलब बिल्कुल पहले से कनेक्ट है, लेकिन वहां पे ग्राम भी लगा दिया। तो तुम लोग जब लगातार 2 सवालों को थोड़ा दिमाग से देखो तो समझ में आएगा कि आसान कहानी है, तो बहुत लोडेड वर्क नहीं है, थोड़ी बुद्धि का खेल है हल्का सा। अगर तुमने 15 पे थोड़ा ध्यान दे लिया हो तो तुम्हें 16 एग्जैक्टली बढ़िया समझ में आने वाला। ध्यान रखना, कुछ खतरनाक खेल नहीं है। मैं तुम्हें 16 को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा वही ये पूरा सवाल, वो कुछ खास नहीं है। सोचते हैं 16 देखते हैं। पहले करने से पहले, क्योंकि लेंदी सवाल में मैं सब कुछ लिखता चला जाऊंगा, फायदा नहीं है। एक बार पढ़ लें आराम से, कौन कैसा सॉल्यूशन किस में कनेक्टेड है, कौन सी रॉड है, ऑल सब कुछ पढ़ लो आराम से। क्योंकि एक बात बहुत क्लियर कट है, अगर तुम्हें ये कराया नहीं गया ना, तुम्हारी खुद से हिम्मत कभी नहीं होगी इसको करने की। अब हिम्मत कर सकते हो दोबारा करने की, भी एक बार देख ली सारे सॉल्यूशन, फिर पढ़ लें आराम से, रीड कर लें एक बार। कौन से 3 सॉल्यूशन है, एक जिंक सल्फेट है, एक सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है। तो तीनों एक एक सॉल्यूशन में डाल दिए गए। एक जिंक सल्फेट है, एक सिल्वर नाइट्रेट है और एक कॉपर सल्फेट है, CuSO4। ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं, फिलहाल देखते हैं बाद में बचा है ना। और ये पहली वाली का नाम क्या होता है, एनोड, अगली वाली कैथोड। ये सभी किस में कनेक्ट है, और सीरीज में क्या सेम होता है,
करंट सेम होता है सीरीज में ऑल टाइम। तो ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया मैंने, जैसे भी कर दिया वो सब ठीक है, चलो छोड़ो, ये सब कनेक्ट कर सीरीज में, कोई मतलब नहीं। तुम्हें सर्किट समझ में आया नहीं आया कोई फायदा नहीं है। कितना करंट पास हो रहा है? 1.5 एम्पीयर का करंट पास हुआ। करंट की जो वैल्यू दी गई है हम लोगों को वो दी गई है 1.5 एम्पीयर। और सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ? सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ? 1.4 ग्राम एट कैथोड ऑफ सेल बी, मतलब सेल बी में सिल्वर डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम। मैं तुम्हें सही से बताऊं, मैंने पूरा सवाल बस लिखा ही है, अभी कुछ सॉल्व नहीं किया। और जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा उसके बाद तुम्हें कुछ बात समझ में आएगी कि कोई कठिन नहीं था, लेकिन निकालना क्या वो भी तो पढ़ो। पहला तो हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब टाइम फाइंड करना है, कितने समय तक करंट पास किया। और दूसरा मास, कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, कॉपर का भी निकालना है। और दूसरा किसका मास निकालना है? जिंक कितना डिपॉजिट हुआ, जिंक का मास फाइंड करना है। कुल मिला के तुम पे कितने सवाल है? 3 सवाल। पहला टाइम निकालना है, कॉपर का मास और जिंक का मास। हाँ ये है मतलब बोर्ड के लेवल पे 5 नंबर के सवाल, हल्के फुल्के करने के लिए। पहली चीज तो ये मास वाला सवाल है तो नियम कौन सा लगेगा? फैराडे का नियम। और फैराडे के नियम के अनुसार M इज टू ZIT। जरा सिल्वर को सॉल्व करते हैं। सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट हुआ? 1.45 ग्राम सिल्वर। ये एक मिनट, करंट की वैल्यू बताओ कितनी है? 1.5 एम्पियर। टाइम कितना है नहीं पता, वो तो निकालना ही है। और Z यानी कि कैसे निकलता है? Z निकालने के लिए दोबारा से Z निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास अपॉन में F। तो F की वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है कि 96500। मुझे इक्विवेलेंट और चाहिए, उसके लिए तुम कैसे निकालोगे? मोलर मास अपॉन में X, वैलेंसी वेक्टर। तो क्या तुम्हें सिल्वर का मोलर मास पता है? नहीं पता ना। सिल्वर का मोलर मास 57, सबके 56, 57, 58 के आसपास ही है। तो पॉइंटों में क्या भी नहीं रहा फिलहाल, तो चलो 57 अपॉन में 1। तब मुझे कैसे याद आएंगे? सीधी बात है कि पेपर में जब भी ऐसे सवाल आते होंगे ब्रैकेट में लिख के दिया जाता है कि सिल्वर का इसका इतना मोलर मास है। तो उससे चिंता नहीं, ये इसकी चिंता नहीं, इसकी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सिल्वर की वैलेंसी अगर तुम लोग जानते हो, हल्का फुल्का दिमाग लगाओ, तुमने कहीं देखा हो सिल्वर को ऐसा लिखा Ag पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन बना तो सिल्वर बन जाता है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। बस ये वो चीजें हैं जो तुम्हें थोड़ा परेशान करती हैं। सब मैं बड़ा सवाल तो समझ लूं, पर वो छोटी मोटी कमियां नहीं सुधर पाती मेरी, तो वो थोड़ा अभ्यास के साथ इंप्रूव हो जाएंगे। एक आध 2 बार सवाल किया हो तब जाके, ऐसे एकदम से नहीं होता। खैर अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा? 57 अपॉन में 96500। उस वैल्यू को पुट करते हैं 57 अपॉन में 965 लगभग 00। यहां से टाइम फाइंड हो जाएगा। भेज दे उधर, बाकी मैं देख लूंगा। भेजो, मुझे कुछ डिवाइड करना है इसमें। टाइम की वैल्यू 1.45 मल्टीप्लाई 96500 और अपॉन में 57 मल्टीप्लाई 1.5। मैं डिवाइड करता हूँ इसको। मैं जो टाइम निकलेगा वो सेकंडों में निकल के आएगा ऑब्वियसली। 1.45 मल्टीप्लाई 96500 डिवाइडेड बाय 57 और दोबारा से डिवाइडेड बाय 1.5। तो कुछ ज्यादा आ रहा है। Current is 1 ampere. Is positive 1 electron. अच्छा, और अगर इसको डिवाइड करें 60 मिनट से तो 27 मिनट आ जाएंगे। 27 मिनट इसका आंसर। Z is equals to E by F। तो ये तो 96500 ठीक है, और E निकलेगा मोलर मास अपॉन में वैलेंसी वेक्टर से। अच्छा ठीक है, सभी लोग एक काम करना, जरा अपने चैप्टर खोलो, डी एंड एम ब्लॉक सर्च करें। पहले पार्ट में ही, एंड में सेकंड लास्ट चैप्टर है।
सेकंड लास्ट चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। बस मैं सही एकदम सही जगह पर आता। तुक्का भी कुछ चीज होती है ना। इसका नंबर है 47, 57 नहीं है, उसका मास अलग है। 47 टू जा 84 लगभग 94 के समथिंग आएगा मास, करीबन इतना ही है ना। बस वही इसमें लिखा नहीं होगा कहीं पे, नहीं। हेलो, नमस्ते जी, बताइए। नहीं 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 सुना, बताइए कैसे, कब? मतलब कोई रीजन कुछ पता चला? जाना चाहिए फिर तो, नहीं अभी देखते हैं हम लोग, टाइम निकाल के निकलेंगे कुछ, है ना। हाँ, ये बातें झूठी नहीं हो सकती, इनमें तो कोई चांस ही नहीं है ना। किसी के जीने वाले की बात थोड़ी गलत होंगी। हाँ हाँ, इतना ही है, पता है मुझे, मैंने उनकी लोकेशन चेक करी है जी। तो मतलब गलत हुआ, देखते हैं, देखता हूँ ना। निपटाते हैं पहले। हाँ भाई, सिल्वर का नंबर 47 है, उसका मास निकालने के लिए एग्जैक्ट मास तुम्हें अभी पता नहीं होगा, लेकिन एक तुक्के वाली बात सीख लो ना, तुक्के वाली। जैसे कि अपने पास में एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है, 13 का दुगना, मास 27 निकल के आता है एग्जैक्टली। मतलब हम दोगुना तुक्का ही मारते हैं 27। अच्छा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, नंबर कितना होता है 8, मास कितना आता है 16। जितना ही तुम आगे बढ़ोगे मास उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आया करेगा, कम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम बहुत आगे बढ़ गए, यूरेनियम नंबर होता है 92, उसका मास दोगुना करके देख लो, 184 बैठा है तुम्हारे हिसाब से, 232, थोड़ा और ज्यादा आ जाता है। तो लेकिन अगर हम रफ सवाल सॉल्व करें तो अब उसका नंबर 47 है, तो उसका दोगुना मास कितना होगा, 94। थोड़ा सा बढ़ाई लो, 100 मान लो, और क्या फिलहाल। क्यों कहना कि ये मास सिस्टम तुम लोग ना डी एंड एफ ब्लॉक के दौरान तभी याद कर पाते हो, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर तो ब्रैकेट में दे दिया जाए ऐसे ऐसे करके,
ठीक है, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे आया करेंगे जिनमें तुम लोग इन चीजों को महसूस कर पाओगे, इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सुनो ध्यान से, अपने पास में z इक्वल टू में निकालने का तरीका क्या, इक्विवेलेंट मास अपॉन में f, यानी कि इक्विवेलेंट मास अपॉन में f की जगह पे 96500 और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास अपॉन में x से। तो इसका जो मोलर मास है वो हमने जो करीबन लिया दैट इज 100 अपॉन में x की जगह पे 1 है और 96500। अगर इसको अपन लोग सॉल्व करें, ये थोड़ा सा कम हो जाता है वैसे, 1.45 इक्वल्स टू, इसे हटा दिया मैंने, इक्वल्स टू 100 अपॉन में 96500 और इस तुम्हें क्या मिल जाएगा वायदा में, करंट 5 एम्पीयर, करंट 1.5 है, तुम्हें इससे टाइम मिल जाएगा। अब टाइम की वैल्यू जो भी आएगी, फॉर एग्जांपल टाइम की जो भी वैल्यू आती है वो सेकंडों में निकल के आएगी। मैं ऐसे ही अंदाजे से लिख रहा हूँ, 850 सेकंड लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जब मैंने उसको डबल सॉल्व किया तब वो 1600 समथिंग था, कुछ 850 लिख दिया मैंने अंदाजे से, ठीक, 850 एक रफ फिगर है। तो 850 लिखने के बाद में तो पहली बात तो हमारा एक पहला सवाल खत्म होता है कि टाइम कैसे निकालेंगे। उसके बाद में इसके अगले दो सवाल ध्यान समझें, अगले दो क्वेश्चन देखना। हमें किस किस का मास ऑफ फाइंड करना है, मास ऑफ कॉपर, और दूसरा किसका मास फाइंड करना है, मास ऑफ जिंक। तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू में ZIT। जब आपस से बोलते चले जाओ करंट की वैल्यू, सीरीज में करंट सेम होता है 1.5, टाइम की वैल्यू 850 सेकेंड, उसके बाद में Z की जगह पे E अपॉन में F लगेगा। तुम्हें किसका मास फाइंड करना है, कॉपर का। तो कॉपर के लिए E अपॉन F निकालने हेतु तो थोड़ा सा दिमाग खड़ा देना चाहिए। अब F की जगह पे तो हम सभी लोग जानते हैं 96500 और E की जगह पे मोलर मास अपॉन में वैलेंसी वेक्टर। तुम कॉपर का मोलर मास जानते हो, नहीं, 57, और उसका वैलेंसी वेक्टर कितना है, कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करता है, कॉपर +2 आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, वापस से कॉपर बन जाएगा, कॉपर की चार्ज +2 होता है। इसीलिए अगर कॉपर का मोलर मास 57 है तो उसका वैलेंसी वेक्टर कितना है, 2 है, और जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 28.5। तो जब तुम यहाँ पे 28.5 अपॉन में 96500 रख के सॉल्व करोगे तो तुम्हें किसका मास मिलेगा, कॉपर का। और अगर तुम्हारा दिमाग इस बात को पकड़ पाता है तो तुम्हें वापस से वही सोचना है कि अगर मुझे जिंक का मास निकालना है, जिंक का, तो करंट की जगह पे कितना आएगा 1.5, टाइम की जगह पे कितना आएगा 850, एफ की जगह पे कितना आएगा 96500। बस मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास निकालने का वापस से तरीका क्या है, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी वेक्टर। लेकिन अगर हम लोग इस बार मास निकालने जा रहे हैं जिंक का, तो पहले जिंक का हम लोगों को मोलर मास रखना चाहिए और उसके बाद में जिंक का हम लोगों को वैलेंसी वेक्टर रख देना चाहिए, यानी कि 29 समथिंग 0.5 लगा के उसे उसका मास आया। कुल मिला के तीनों के तीनों सवाल कनेक्टेड है, तीनों सवालों में सेम वही चीज m इक्वल्स टू ZIT का इस्तेमाल किया। तो मैं बस वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। वापस से मास निकालने के लिए m इक्वल टू ZIT का इस्तेमाल किया और तिबारा में m इक्वल टू ZIT का इस्तेमाल कहीं पे तो किया है, ये रहा। काम की चीज बस ये कि तुम ना कैलकुलेटर लेके बैठो कि संगे संग जो मल्टीप्लाई आया गुणाभाग करके सीधे आंसर आया, मैच किया, मतलब हमें आता है, बस बात खत्म। तुम अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो मैंने भले ही खटाखटू कर के सीधे 850 लिख दिया, तुम नहीं लिख पाओ ना, अंदाजे वाली बात। तो हिम्मत कम होना, पहली बार में करने में, दोबारा बार बार करने में अंतर है। तो बस इतना है कि कैलकुलेटर लेके बैठो और सवाल को ध्यान से देखने के बाद में सवाल में बस वो बात निकाला करो कि जिससे सवाल कभी भी हो जाएगा, मैं जीवन में कभी भी करूं। और इसमें कभी भी होने वाली चीज बस पता है क्या, m इक्वल टू ZIT, और Z में IT परेशान नहीं करेगा, बस Z, और Z में भी E अपॉन में F में F की दिक्कत नहीं है, E है। और E कैसे निकलता है, बस वो पीक पॉइंट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तुमने सारी वैल्यूज को पुट किया तो सवाल को ना करना सीखो इंस्टेड ऑफ उसे रटने के। 3 बार सॉल्व हुआ, मैंने कैलकुलेशन खटाक पटाक करके रख दी, पर तुम इसको जब करने बैठो कैलकुलेटर लेके आंसरों के साथ कि मेरा आंसर मैच करेगा ना, वो सेटिस्फेक्शन ही अलग होगा। खैर, इस सवाल में एक बात लिख लें, m इक्वल टू ZIT, और किसी बात के चक्कर मत पड़ो। m इक्वल टू ZIT, बस 70 में आवश्यकता पड़ेगी मुझे
तुम्हारी टेबल की और कुछ खास नहीं। किसी भी क्वेश्चन में ना वो बात निकाला करो जो तुम्हें फंसा सकती है, जो तुम्हें परेशान कर सकती है, और कुछ नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में पहली बात तो 5 पार्ट हैं और 5 कराने होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये पूछ रहा है कि यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन इन द टेबल 3.1, जो टेबल है तुम्हारी उसमें 3.1 यानी कि चैप्टर की पहली टेबल, ये बताना है कि इनके बीच में रिएक्शन हो सकती है कि नहीं, फिजिबल है कि नॉन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो भी छोड़ो, रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। शुद्ध सीधी साफ भाषा। मुझे पहला सवाल तुम लोगों को दिखाना है, दूसरा मैं तुम्हें फोर्सफुली मजबूर करूंगा कि एक बार कोशिश करके देखो, बात बन जाएगी। पहला देखें, सबसे पहले Fe पे कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव, और I पे कितना है, I नेगेटिव, ठीक, I नेगेटिव। तो मैं ये बताना है कि I पे नेगेटिव कब आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर। तो अगर हम लोग I को 0 करना चाहते हैं तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा। लेकिन कभी भी I अकेला नहीं क्रिएट होगा, जैसे कि फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2, ऐसे I क्या बन जाएगा, I2। इसके लिए यहां पर भी 2 लगेगा और इसके लिए यहां पर भी 2 सेट करना पड़ता है हम लोगों को। खैर, इस बात को दोबारा देखेंगे। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन देने से Fe3 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में। इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे लगा दिया, और 2 यहाँ पे लगा दिया। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है। अब तुम जाओ अपनी टेबल देखो 3.1, सभी लोग टेबल देखें। एक सवाल का जवाब और देते चल जाए, छोटा छोटा देखते देखते। इसमें Fe3 पॉजिटिव से ये हुआ है तो इसका रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और जरा नीचे वाले में ध्यान से देखें, ये I नेगेटिव से 0 हुआ, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सेल का EMF निकालने का तरीका क्या है, E रिडक्शन माइनस के E ऑक्सीडेशन, यानी कि E Fe माइनस के E किसका, आयोडीन का। अच्छा, Fe कहां से कहां हुआ, ब्रैकेट में हल्का सा लिख दो एक बार, 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव हुआ, और आयोडीन कहां से कहां हुआ है, I माइनस से 0 की तरफ चला गया, ऐसा कुछ हुआ। कोई बात नहीं, जब टेबल देखिए एक बार, Fe की वैल्यू कितनी दी गई है EMF में, और I की वैल्यू क्या दी है, घटा तो मैं दूंगा उसे, एक बार चेक करें। Fe की का किसी पे टेबल हो, यहाँ पे इन पे नहीं है टेबल, तुम पे भी नहीं है, बुक खरीदें। कितनी Fe की वैल्यू, 0.77 माइनस I की वैल्यू बता दें, 0.54। जब इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आया, 77 में से 54 गए तो। अच्छा, बात ये कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, घटाने पे पॉजिटिव आया ना, अगर पॉजिटिव आया तो इनके बीच में रिएक्शन हो सकती है। Fe3 पॉजिटिव और I नेगेटिव के बीच में रिएक्शन संभव है, क्योंकि उनका जो नेट EMF निकाला वो नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इससे इस बात को दोबारा से देख लेते, वापस से देखना। हाँ भाई, सिल्वर पे पॉजिटिव आया, कितना चार्ज है इस पे, तो अगर मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 2। किसी फॉर्मूले को याद किया करो वैलेंसी के लिए, ऐसी वैलेंसी याद नहीं होगी, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर सोचना चाहिए कि कॉपर को तोड़ देते हैं किसमें, कॉपर +2 और कॉपर -2 में क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, तभी तो बना होगा Cu। वैलेंसी ऐसे याद होती है, कोई तिकड़म नहीं है कि मैं तुम्हें आज वैलेंसी लिख दूं, रट लेना। ऐसे कब तक क्या क्या लिखवाते रहोगे, हर छोटी बात से निकलने के लिए कोई पुरानी बात याद किया करो। खैर, ध्यान से बात समझें। कुल मिला के पॉजिटिव से 0 हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और Cu से Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन छीनने पे, ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसको बैलेंस कर लेंगे, वो सब छोड़ दो। तुम जरा सिल्वर का 1 मिनट, EMF निकालने का तरीका क्या, E रिडक्शन माइनस के E ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, और माइनस के E किसका, कॉपर का। सभी लोग जरा ध्यान से टेबल में चेक करें, सिल्वर की वैल्यू कितनी है, 0.0
80 माइनस कॉपर की वैल्यू देखें, कॉपर 2 पॉजिटिव की देखो 0.34 और जब घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये वाली रिएक्शन भी हो सकती है। कुल मिला के ईएमएफ निकालना है, अगर ईएमएफ पॉजिटिव है तो रिएक्शन हो सकती है वरना नहीं हो सकती। ऐसे करके जरा दोबारा से ट्राई करेंगे एक बार। Fe3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव है, सोचना है मुझे आराम से, वैसे से लिख लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि जब बाद में करने बैठो तो चीजें भूल जाओगे, एकदम से याद नहीं आती हैं, नहीं रहती पक्का। अब बात समझें, बात ये है कि जरा अपने दिमाग से खेलेंगे, थोड़ा कोशिश करो, मतलब तुम मेरे लिखने के बाद में अगर खुद को हिम्मत दे रहे हो तो वो सही हिम्मत नहीं है। Br पे नेगेटिव कब आया होगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकलवा दो, निकलता उस साइड है, डेटे इस साइड है इलेक्ट्रॉन को, तो उस साइड अगर निकालेंगे तो Br और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। ये Br नहीं बनेगा, Br2, Cl नहीं बनेगा, Cl2, I नहीं बनेगा, I2, और 2 यहाँ पे लगाया तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे वैसे इस पे से? 1 इलेक्ट्रॉन, उसको 1 इलेक्ट्रॉन दो, 1 इलेक्ट्रॉन देने से वो क्या बन जाएगा, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। ये बैलेंसी का चक्कर नहीं है, अगर मैं तुम्हें इसको बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ भाषा में समझा दूं तो वो भाषा बहुत अच्छी लगती है। Br पे नेगेटिव है तो पक्की बात है कि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव। किसका रिडक्शन हुआ, Fe का। तो अपने पास में EMF निकालने का तरीका है E रिडक्शन माइनस के E ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है अपने पास में, Fe का, और माइनस करेंगे E किसका, Br का। सब लोग एक बार ध्यान से चेक करो, Fe की वैल्यू चेक कर लो टेबल में, 0.77, माइनस के Br की वैल्यू चेक कर लो 1.09, और ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो सीधी बात है कि ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती, दैट्स इट। कोई बहुत लंबा चौड़ा खेल नहीं है, और खेल है, खेल तो है। खैर दोबारा आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है Ag और यहाँ पे लिखा है Fe 3 पॉजिटिव। तो मुझे ज्ञान की बात बताओ, इस 3 पॉजिटिव का क्या होना चाहिए, अभी हर बार वही हुआ है, वही होना है। इसको इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और क्या बन जाएगा, ये Fe2+, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन, अगर तुमने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A+, और ये दूसरी साइड आएगा। निकालने का तरीका क्या, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सिल्वर का, किसका रिडक्शन हुआ, 2 पॉजिटिव का। तो ईएमएफ निकालने का तरीका है E रिडक्शन माइनस के E, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हुआ, E सिल्वर माइनस के E आयरन। तो ध्यान से वापस देखो टेबल में, E सिल्वर कितना है 0.80 और Fe कितना है 0.77। तो अपने पास में ये पॉजिटिव की नेगेटिव, और ये रिएक्शन हाँ, ये रिएक्शन मतलब नहीं होगी। क्यों, अब तक तो सब सही जा रहा था, फिर क्यों नहीं होगी। ये Fe3 पॉजिटिव यहाँ लिखा था, ये भी यहाँ लिखा था, ये यहाँ क्यों लिख दिया है,
ये क्यों नहीं होगी रिएक्शन, तो होनी चाहिए थी, ऐसा क्या रखा है इनके बीच में। पहली बात पुराना आना बहुत आवश्यक है नए के लिए, नई कहानी के लिए पुरानी वाली कहानी का होना बहुत बहुत आवश्यक है। कुछ गलत लिखा है क्या देखना, ई रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करेंगे तो रिडक्शन किसका होता है, ई एफ ई और माइनस के ई, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सिल्वर का। रिडक्शन में एफ ई की वैल्यू 0.77, ये वाली 0.80 घटाएंगे तो कैसा आएगा, और नेगेटिव आएगा तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी। अगर नेगेटिव है तो नहीं होगी, पॉजिटिव है तो होगी। सीधी सीधी बात इतनी सी है, बस थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, बस ये पता लगाओ कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, घटा दो ईएमएफ निकालने के लिए। और जब तक पुनः प्रयास नहीं करोगे ना, मन बना के बैठना पड़ेगा तभी जाके होगा। ठीक है, मैं तुम लोगों से ज्यादा अब भी पढ़ता हूं, अब भी, है ना। बस आंखें बड़ी बड़ी करने से और चश्मा लगाने से होशियार नहीं हो जाते। ठीक, ध्यान से दोबारा सुना, इसको सुनना। अपने पास में लिखा है Br2 और ये वाला Fe2+। हाँ भाई, क्या कहना है, तुमने 3 का अब तक 2 किया है, 3 का 2, 3 का 2, 3 का 2, 2 का क्या करना चाहिए तुम्हें, 3, और 2 का 3 करने के लिए तुम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो फिर तो ये एक ही रह जाएगा। तो उसको 3 करने के लिए क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे Fe3+ से 1 इलेक्ट्रॉन, यूं लिखना चाहिए कायदा। अगर तुमने यहाँ पे ऐसे लिखा है तो इस तरफ भी तुम्हें क्या लिखना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन देने से क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव, मतलब 0 से नेगेटिव। तुम बस इतना बता दो कि किसका रिडक्शन हुआ, ऊपर वाले का, और किसका ऑक्सीडेशन हुआ, नीचे वाले का। निकालने का तरीका क्या है, ई रिडक्शन माइनस के ई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यानी कि ई, Br माइनस के ई Fe। जरा सभी लोग Br की वैल्यू चेक करो, 1.09, और Fe की वैल्यू चेक करें, -0.44, माइनस है, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 0.44। अपने पास है वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, तो रिएक्शन होगी। मतलब तुम्हें ईएमएफ ही निकालना है, तरीका वही है, राइट माइनस लेफ्ट, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर नेगेटिव आया तो आंसर मतलब रिएक्शन नहीं होगी, और अगर पॉजिटिव आया तो रिएक्शन होगी, बस। लेकिन वही ना, मतलब मेरे हाथ जैसे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन सेट पर लगा देते हैं, तुम्हारे नहीं लगा सकते, और उसी को अभ्यास कहते हैं लगाने को। ठीक है, उस प्रैक्टिस पे बिल्कुल 4-5 बार करोगे ना, हाथ मतलब फ्लुएंसी से खुल जाएंगे, उसकी चिंता नहीं। ओके, सभी लोगों के लिए अगला काम, नहीं सवाल नहीं करना है तुम्हें, उस चीज को जाके दोबारा पढ़ना जहां पे तुमने 3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे, मोल्टन, कंसंट्रेट, डाइल्यूट। मोल्टन और एक्वस, और एक्वस में 2 पढ़े थे, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। एक बार ध्यान से तीनों के प्रोडक्ट देख लो क्या क्या बने हैं, ध्यान से देख लो एक बार। उसमें टेबल होती है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज टेबल। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा, नीचे वाले का रिडक्शन, वो लिथियम से स्टार्ट होती है, वो टेबल ध्यान से देखें। खत्म शायद F नेगेटिव पर होती है। कैलकुलेटर, लिटिल कैलकुलेटर, टू इजी, ठीक ठाक ही था। जस्ट नीड टू कैलकुलेट। और मोल्ड मास की कमी, मतलब अगर हमें मोल्ड मास याद नहीं है तो हम लोग गलती करते हैं ऑब्वियसली। समय, बस समय मजबूत बनाएगा, तुम्हें ध्यान रखना। ठीक है भाई, देख लिया। उसमें ये चेक करो कि अगर मोल्टन है तो पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, नेगेटिव पे, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव पे। उसके लिए वर्ड है पाव, पॉजिटिव एनोड, और एनसीआर है नेगेटिव कैथोड। अच्छा, मोल्टन, उसके बाद में कौन से, एक्वस में कौन से, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। तो भाई देख, ये वाला एक्वस सॉल्यूशन है, ये वाला भी एक्वस है,
तो इसे तुम कंसंट्रेट ही मानोगे। जहां पे डाइल्यूट होगा वो खुद कह देगा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और यहाँ पर भी डाइल्यूट है तो खुद ही बोलते हैं डाइल्यूट नहीं है, एक्वस है, तो कंसंट्रेट मानेंगे। अब इस किससे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, सोचते हैं। इसमें दौड़ भी देख लेना एक बार ध्यान से। ये कौन सी दौड़ दी गई है? कौन सी दौड़ किसी से रिएक्शन नहीं करती? प्लेटिनम की दौड़ किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगी, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। सिल्वर की कर सकती है, तो मैं सिल्वर वाले काम को नहीं करूंगा, पहले सेकंड वाला करूंगा, उसका थर्ड वाला करेंगे, उसका फोर्थ वाला करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, कंपाउंड को बहुत कठिन नहीं होने वाले, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी सारी कहानी। इसीलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, अगर तुम्हें ऐसे दिख जाए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हमारे पास में ये मैं बना रहा हूं अपनी सुविधा के लिए, समझाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती बस। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैटरी दे दी। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ किसका? ये AgNO3 का। एक्वस का मतलब इसमें और क्या क्या अवेलेबल होगा पहले से? वाटर यानी कि H2O होगा एक तो, और दूसरा क्या अवेलेबल है इसके अंदर? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तुम सभी का एक बस छोटा सा काम ये कि मुझे आयंस में तोड़वा दो। एक बात और बता दो कि जो पॉजिटिव वाली रॉड होती है उसका नाम क्या है? एनोड, और जो नेगेटिव वाली रॉड है उसका नाम क्या है? कैथोड। अब तुम लोग बस आयंस में तोड़वाओगे, कुछ खास नहीं। जैसे AgNO3 किस किस में टूट जाएगा? Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। और H2 किस किस में टूटता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब तुम्हें एक सवाल का जवाब देना है कि पॉजिटिव वाले कहां जाना चाहेंगे, और नेगेटिव पे क्या होता है? रिडक्शन, NCR। नेगेटिव वाले कहां जाना चाहेंगे? एनोड पे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अपनी वो टेबल देखो जिसमें लिथियम से स्टार्ट हुई है, और उस टेबल में देख के बताओ इनमें से कौन ऊपर है, क्योंकि जो ऊपर है वो ऑक्सीडेशन करने के लिए जल्दी जाएगा। OH ऊपर है तो OH जाएगा। NO3 और OH में OH ऊपर है तो ऑक्सीडेशन के लिए वो जाते हैं जो ऊपर होते हैं। तो जब OH जाएगा तो हम लोगों ने OH की रिएक्शन लिखी कैसे? 4 आगे लगा के और H2O लिखा हो, प्लस में O2 लिखा हो, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखा होगा OH की रिएक्शन। और ये रिएक्शन कहां पे हो रही है? एट एनोड पे, क्योंकि एनोड खुद पे कैसा होता है? पॉजिटिव। उस पे कौन जाएगा? नेगेटिव। ये तो एनोड पे मिलने वाली चीजें हो गई। एक काम तो यहां खत्म किया, दूसरा खेल शुरू करते हैं। ठीक है, समझना। इन दोनों पे पॉजिटिव है, दोनों कहा जाएंगे नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इनमें से नीचे कौन है? तो Ag जाएगा पहले, रिडक्शन के लिए जो नीचे वो जाएगा। और जैसे ही Ag पहुंचेगा पॉजिटिव, उसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर में। तो ये कैथोड हो गया। ये कैथोड पे होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव से 0 हो गया। तो कैथोड पर तो सिल्वर मिलेगा, और एनोड पर तुम्हें क्या मिलेगा? वाटर एंड ऑक्सीजन। फिनिश। ऐसे मैं तुम्हारे सामने अगले 2 पार्ट करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे कह नहीं सकता कि ना अपने आप कर लेना। ऑब्वियसली इसका वो साफ रीजन है, वो तुम्हें करते टाइम समझ में आता है कि सब एक बार तो दिखाओ मुझे कैसे होगा, तब मैं बुद्धि चलाऊं, हिम्मत करूं, तब तो करूं। वरना मुझे तो ऐसा लगेगा कि शायद दुनिया में कोई बालक एनसीईआरटी करता है, नहीं, कठिनाई होती होगी। इसलिए सामने से होने चाहिए सवाल। ध्यान से, जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा तुम्हारी टेबल के अकॉर्डिंग, और जो नीचे होगा उसका रिडक्शन जल्दी होगा। और कितनी अच्छी बात है कि मैं नाम से समझ पा रहा हूं, रिडक्शन यानी कि नीचे वाले, और ऑक्सीडेशन यानी कि ऊपर वाले, है ना? इस तरह से सोचना है। ठीक है, इस काम को हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे। जिस जगह मैं तुम्हारे साथ इस काम को रिपीट करूंगा वो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, चौथा। ये सेकंड है ना, चौथा देखते हैं। चलो, थोड़ा आसान है। ये मैं चौथा सवाल देखना।
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, और ऑड प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम है हमारे लिए अच्छा है, नहीं है तो बहुत घाटा उसमें। प्लेटिनम की ऑड है CuCl2, ठीक है, सोचते हैं प्लेटिनम की रॉड है CuCl2। वापस से ये रहा एक बीकर, इसमें 2 प्लेटिनम की रॉड लगी हुई है, पानी इसमें भरपूर मात्रा में मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एक काम की बात इसके अंदर ये भी है कि ये वाली पॉजिटिव है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। मतलब डायग्राम से करा रहा हूं तो ये बस मैं करा रहा हूं, सीधी बात ये कैथोड है। इस पे कौन आएंगे जिनका रिडक्शन होगा, और उस पे कौन जाएंगे जिनका ऑक्सीडेशन होगा। ये सब मैंने फॉर्मेलिटी पूरी करी है अभी तक। अब तुम्हारा एक मेन काम, CuCl2 और वाटर भी है, एक्वस यानी कि पानी है। पानी किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। और Cu किस में टूटेगा, कॉपर पॉजिटिव में, क्लोरीन नेगेटिव में। टेबल में चेक करें। पहली बात, ये नेगेटिव कहां जाएंगे, पहले कौन जाएगा, ऊपर कौन है भाई, ये ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एनोड पर जाएंगे। पहले कौन जाएगा, क्लोरीन है, ठीक है। तो हम लोग एट एनोड पर किसको भेजेंगे, क्लोरीन को। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, बाहर निकालेंगे तो Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। और ये कहां जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव कहां पे पहुंचना चाहेंगे, पॉजिटिव कहां जाएंगे, नेगेटिव पे। वो भी किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो काम की बात बस ये है कि इनमें से रिडक्शन कौन करवाने जल्दी पहुंचेगा, कॉपर है नीचे या ऊपर, नीचे कौन है, नीचे, तो कॉपर पहले पहुंचेगा। और जैसे ही कॉपर पहुंचेगा तो कॉपर के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको देंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एट कैथोड। है ना, वो टेबल ध्यान से देखें। रिडक्शन ये करवाना चाहते हैं क्योंकि इन पे प्लस चार्ज है, तो जो नीचे है वो पहले जाएगा। और ये वाले लोग ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, तो जो ऊपर है वो पहले जाएगा। वो टेबल ध्यान से देखा करें, उसको समझना खेल है। मतलब दोनों नहीं भेजेंगे, बस वो भेजो जो तैयार है पहले। खैर, ये एनोड की रिएक्शन की एनोड पे Cl उड़ रही होगी और कैथोड पे कॉपर जमा होती है। कॉपर उड़ नहीं सकती, कॉपर गैस नहीं है, वो इलेक्ट्रोड मोटा होता चला जाएगा लगातार कॉपर से, ठीक। अब अच्छा, पहला और तीसरा, पहले तीसरे पे आते हैं। तीसरा है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो सही लिखा है H2SO4। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। वापस से हमारे पास में ये रहा एक बीकर, बीकर के अंदर पाए जाने वाले 2 इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम की प्लेटिनम, दोनों के दोनों, ठीक है। डंडे को जोड़ दिया गया, इसमें डाइल्यूट है, मतलब एक तो पड़ा हुआ है इसमें H2SO4 है, दूसरा क्या पड़ा है इसके अंदर, पानी। तोड़ दें। H2SO4 किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। वो पानी किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये दोनों कहां जाना चाहते हैं, ये जाएंगे नेगेटिव, यानी कैथोड के पास में। किस कारण से, अपना रिडक्शन करवाने के लिए। और इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। इस पर लोग आते हैं किसके लिए, अपना ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। मुझे कैसे याद है, पाव, मैं मन में पाव सोचता हूं, बार बार NCR सोचता हूं, तो वो सोच समझो। अब एक सवाल का जवाब दें ध्यान से। तो पॉजिटिव वाले इधर जाए, कौन पहले जाएगा, ये वाला कि ये वाला, दोनों सेम लेवल के लोग हैं, दोनों ही पहले पहुंचेंगे। H पॉजिटिव दोनों ही पहले पहुंचेंगे, उसमें तो कुछ चक्कर ही नहीं है। दोनों को पहले भेज दो, H को भेज दो। जैसे H पॉजिटिव वहां जाएगा, इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। और ये किस जगह पर होगा, एट कैथोड पर। कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन। अब बात आती है एट एनोड की, जरा आराम से चेक करो, उसमें इनमें से कौन पहले जाएगा, चेक करो। ये किस कारण से जाना कहां चाहते हैं, दोनों पे नेगेटिव है, एनोड पे। किसके लिए, अपने
तो वो जाएगा जो ऊपर होगा। ऊपर कौन है इन दोनों में? OH नेगेटिव और SO4 में ऊपर कौन है? टेबल में SO4 नहीं है ना, OH है ना, तो OH ही जाएगा। फिर SO4 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो सुनो, ये दो हाइड्रोजन थे, इनमें से कोई एक तो निकल जाएगा, पर दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ मिलके SO4 ही बना देगा वापस से H2SO4। टेबल में SO4 नहीं है ना, OH है, तो OH ही जाएगा। सीधी बात ये है कि OH जाएगा। और जिस दिन OH जाएगा उसकी रिएक्शन क्या लिखी है? 4OH नेगेटिव की रिएक्शन लिखी होगी तुम्हारे पास में, H2O प्लस में O2O प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मतलब वो टेबल वापस से देख देख के लिखने वाला सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि सवाल करने बैठे तो बस मुझे पूरा याद है, पूरा सवाल कर दूंगा। पलट पलट के चीजें देखनी पड़ेंगी कि इसमें ऊपर नीचे ये है तो उसके हिसाब से ये जाएगा, उसके हिसाब से ये जाएगा। बहुत शांति वाला काम है। मैं ही तो कर रहा हूँ इसे तेज, पर तुम्हें तो आराम से ही करना है। आराम से सोच सोच के अच्छा ये चीजें ऐसे भेजनी है, इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव, और बहुत शांति पूर्वक करना है। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बहुत तेजी से बढ़ता है जब हम सवालों को अपने दम पे कर लेते हैं तब। खैर अभी भी एक किरदार बचा रह गया इस पूरी खेल में। उसमें प्लेटिनम की रॉड होती तो कोई बात ही नहीं थी। सिल्वर में सिल्वर की ही रॉड है, ये दिक्कत है। करते हैं, जमा करते हैं इसको भी, है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड चल रही। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये दो डंडे हैं, दोनों के दोनों सिल्वर की रॉड है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एक को हम लोगों ने एनोड बोल रखा है। किसी को भरोसा ना इस बात पे तो मान ले कि सिल्वर में करंट ज्यादा ही होता होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट है। बेस्ट पावर के अकॉर्डिंग ये ऑक्सीडेशन लगता है। और कैथोड में भूल गया तो एनसीआर याद करूंगा, रिडक्शन ध्यान रखूंगा। चलो भाई, अब इसमें क्या क्या है वो तुम्हें तोड़ने हैं और बस चीजों को भेजना है। देखें भाई, इसमें क्या क्या चीज पाई जाती है। एक तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 का मतलब, एक्वस का मतलब पानी है, पानी को तोड़ो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। उसके बाद वापस से तोड़ो। AgNO3 किस में टूटेगा? Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। माइनस वाले कहां जाएंगे? प्लस वाले कहां जाएंगे? माइनस पे। वो भी किसके लिए? किसका रिडक्शन पहले होता है? टेबल में चेक करें कौन नीचे है। H की Ag नीचे है ना। वो तुम्हें वो याद नहीं है? हैं जी, देखो बिल्कुल सेम ऑर्डर में लिखा है। क्यों जी, हैं जी, Ag OG वैसे लिखा होगा मे भी, जहां तक है। एक आध आदमी कम ज्यादा हो सकता है, पर हाँ ज्यादा नीचे कौन है? Ag। तो Ag जाएगा किसके पास जाएगा? एट कैथोड पे। और जैसे ही कैथोड पे Ag पहुंचेगा तो Ag पॉजिटिव है, ये इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर में। एक तो ये खत्म हुआ। अब बात आती है एट एनोड की। तो अगर हम लोग एनोड को सोचते हैं दिमाग से तो ये इधर जाएंगे, किसके लिए जाएंगे? अपना। इनमें ऊपर कौन है देखो? OH। तो इस बात में दम है, पर इतना आसान होता तो मैं फिर एंड में क्यों लेता? बस बात ये भी दमदार थी। एक्चुअली में क्या होगा कि सिल्वर की इलेक्ट्रोड है और उसमें सिल्वर ही पड़ा हुआ था। तो सिल्वर में जैसे ही ब्रेक होगा Ag और NO3 का, ये सिल्वर की रॉड है और ये खुद से दोबारा से NO3 को ही चिपकाने को तैयार हो जाएंगे। सिल्वर की रॉड सिल्वर के टूटे हुए एलिमेंट को ही उठाएगी। सिल्वर से जो निकल के आया वही सिल्वर से आगे चिपक जाएगा। तुम्हारी बात एकदम सही थी कायदे से कि तुमने OH एकदम, चलो एटलीस्ट ये तो सही पकड़ा कि OH जाएगा। तुम अगर अपने दिमाग से OH भेज रहे हो तो बहुत सही, तुम सही जवाब दे रहे हो। लेकिन तुम्हें बताना भी तो एक काम है कि सिल्वर अपने टूटे हुए आदमी को पहले बुलाएगा। अपने टूटे आदमी, भले कायदा इसके लिए कह रहा हो, पर अपनी जानकारी वाले की अप्रोच पहले लगेगी। इसीलिए एट एनोड पर जो जाएगा वो कौन होगा? NO3। और वो दोबारा से सिल्वर को सिल्वर के साथ में मिलके रिड्यूस कर देगा। मतलब सिल्वर रिड्यूस नहीं होगी,
डिपॉजिट एट एनोड, कुछ ऐसा मान सकते हो। NO3 विल, अब और सिंपल भाषा में लिखता हूं, NO3 नेगेटिव विल अटैक एट सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर के इलेक्ट्रोड पे NO3 अटैक करेगी टू रिड्यूस इट, टू रिड्यूस इट। रिएक्शन मत लिखो, सीधी बात ये है NO3 जाएगा, इसीलिए तब से रोक रखा है कि तुम्हारी कायदे वाली सारी बातें एकदम सही जाती हैं, पर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चीजों में दम थी। तुम्हें क्या लगा 17 में के 5 पार्ट ऐसे ही होंगे चिलुआ से? नहीं, 18 में के चारों पार्ट नहीं, ये 5 और 4 सवाल ही 9 हो गए हैं। और इनको बिना करे किसी आदमी को मतलब बोला जाए कर ले भाई, असंभव, कोई चांस ही नहीं है, कोई कॉलम नहीं है।